पहले अगर से आपको मेरे वीडियोस काफ़ी अच्छे लग रहे हैं तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। उसके अलावा जो कुछ भी अगर पीडीएफ फॉर्मेट में रिक्वायर्ड होगा वो मेरे टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल सकता है, तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और उसका लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में अब क्या है कि एथिक्स की केस स्टडीज़ को डिस्कस करते हैं। तो मैंने सोचा है कि अब दो मेन फोकस तो प्रीलिम्स पे ही होगा, जो मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि 2013, 14, 15 का जो पेपर डिस्कशन प्रीलिम्स का वो मैं डालूंगा। और उसके अलावा जो पीटी 365 का जो दो वीडियोस दो एक्चुअली बुकलेट्स आ चुका है, पॉलिटी का और दूसरा आ चुका है इन्वायरमेंट का, तो दोनों का वीडियोस भी मैं जल्दी ही डाल दूंगा। जल्दी मतलब रफली विद इन अ वीक मैं डाल दूंगा। आपका 10 तारीख से पहले पॉलिटी का डाल दूंगा, उसके बाद फिर इन्वायरमेंट का डाल दूंगा। और काफ़ी कंप्रिहेंसिव वीडियो होगा। और उसके अलावा जो भी अंडरलाइंड एस्पेक्ट होगा तो उसको मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा, जो आप अंडरलाइन एस्पेक्ट को पढ़ सकते हैं, उसके बाद आप वीडियो को देख सकते हैं। तो बस कुछ टाइम ही वेट कर लीजिए। और उसके अलावा मैंने सोचा है कि जो एथिक्स की केस स्टडी, तो एथिक्स के केस स्टडी को प्रिपेयर करने के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है कि अभी तक टोटल 10 साल के क्वेश्चन पेपर आ चुके हैं, 2013 से लेकर 2022 तक 10 ईयर्स हो गए। हर साल 6 केस स्टडी है, 60 केस स्टडी हो गई। हर दिन आप 2 केस स्टडी उठा लीजिए और उसको होलिस्टिकली सॉल्व कर लीजिए, तो 30 दिन में आपके 60 केस स्टडी पूरे हो जाएंगे, आपका प्रीवियस ईयर पूरा सॉल्व हो चुका होगा। एंड दैट इज़ द बेस्ट वे ऑफ प्रिपेयरिंग द केस स्टडीज़। बस उसके बाद इतना करने के बाद बस आपको इतना करना होगा कि आपको टेस्ट पेपर्स देने होंगे। टेस्ट पेपर्स आप 5 पे कर दे दिए, दैट इज़ मोर देन इनफ। तो इसमें कोई आपको ऐसे नोट्स नहीं बनाना होता है, कुछ बुक पढ़ने के लिए नहीं होता है। तो बेस्ट वे इसकी जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जितने भी है 60 केस स्टडीज़, उसको आप सॉल्व कर ले। तो मैं पूरे मार्च महीने में 30 दिन हुए, 31 दिन हुए, मान लीजिए 30 दिन पकड़ के चलते हैं, हर दिन 2 केस स्टडी को डिस्कस कर लेंगे, तो मार्च महीने में ही पूरी केस स्टडीज़ एथिक्स के डिस्कस हो जाएगी। तो सबसे पहले मैं ब्रीफली आपको केस स्टडी क्या है वो आपको बता दूंगा इन शॉर्ट, और उसके बाद क्या क्या ऑप्शंस हैं और मेरा जो आंसर है उसको भी मैं पीडीएफ फॉर्मेट में यहाँ पे डाल के डिस्कस कर लूँगा। और उसके अलावा मेरा जो पीडीएफ में जो आंसर होगा वो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल सकता है। आप जो लिंक है टेलीग्राम चैनल का वो आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो सबसे पहले इस केस स्टडी को डिस्कस करते हैं और ये भी डिस्कस कर लेंगे कि मेनली क्या क्या गलती होती है जब केस स्टडी पढ़ते हैं या लिखते हैं। तो कोई भी जब आप केस स्टडी देख रहे हैं तो आपको एक केस स्टडी को सॉल्व करने के लिए आपको मिलेंगे 15 मिनट। तो 15 मिनट में रफली 3 मिनट में आपको केस स्टडी पढ़नी है और 12 मिनट में आपको वो केस स्टडी को सॉल्व करनी है, यानी कि लिखनी है। तो 3 मिनट में आपको जल्दी से पढ़ना है। और हाल फिलहाल में क्या हो रहा है कि अब केस स्टडी काफ़ी लंबी आ रही है, तो आपको एक गो थ्रू में आपको केस स्टडी पढ़ना है। आप उतना आप रुक रुक के पढ़ेंगे, हर स्टेक होल्डर को अंडरलाइन करेंगे, फैक्ट्स को अंडरलाइन करेंगे तो हो गया। तो जो मेजर फैक्ट्स है, मेजर स्टेक होल्डर्स है, उसको अंडरलाइन करते हुए आपको आगे बढ़ना है, फास्ट रीडिंग करनी है। और फास्ट रीडिंग करने का सबसे बेस्ट तरीका क्या होता है, जैसे अब ये केस स्टडी देख रहे हैं, अब ये केस स्टडी उतनी लंबी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9 अगर देखेंगे तो इसमें यहाँ पे देखिए पूछा क्या क्या है, यहाँ पे सवाल क्या है। द PIO is an honest and concise person, ठीक है, he comes to you for advice. The following are the suggested options. Please evaluate the merits and demerits of each option. आपको merits और demerits बताने हैं और उसके बाद please indicate without necessarily restricting to the above options what would you like to advise giving proper results. तो आपको ये सारे options के merit demerits बताने हैं, ये आपके 10 नंबर का सवाल है। फिर आपको बताने हैं कि आप क्या उसको एडवाइस दोगे और क्यों उसको एडवाइस दोगे, ये भी 10 मार्क्स का है। ये 10 से थोड़ा कम का होगा, ये 10 से थोड़ा ज़्यादा का होगा, तो आपको वेटेज भी क्लियर हो जानी चाहिए, वो आपको पता चल जाएगा। वहाँ पे आपको कितनी स्पेस दी गई है, जनरली 3.5 पन्ने का स्पेस दी जाती है, आपको 250 वर्ड्स के आसपास लिखना होता है। तो एक प्रॉब्लम ये भी होती है कि आप दोनों पार्ट्स में इक्वल इक्विलिब्रियम नहीं रखते हैं। पहले पार्ट में आप ज़्यादा लिखेंगे या दूसरे पार्ट को बस कल 100 आंसर लिख देंगे। अब वो इनफैक्ट मान लीजिए पहला पार्ट आपका 12 मार्क्स का, दूसरा पार्ट 8 मार्क्स का है, तो आप 8 में 100 मार्क्स लिखेंगे तो 2-3 मार्क्स मिलेंगे। कुछ अच्छे से आप उसको डेडिकेट कर देते तो आपको 1-2 मार्क्स एक्स्ट्रा मिल जाते। तो 1-2 मार्क्स का ऐसे लॉस हो जाता है कि आप बैलेंस नहीं क्रिएट करते हैं दोनों सब पार्ट्स में, तो ये एक मेजर दिक्कत होती है। और आपको 3 मिनट में पढ़ना है, 12 मिनट में आंसर करना है। बेस्ट वे होता है पढ़ने का कि सबसे पहले ये देख ले कि पूछा क्या गया है, उसके बाद फिर केस स्टडी को 3 मिनट में पढ़े और फिर 12 मिनट में फिर फर्दर आंसर करें। अब जब आंसर करेंगे तो फिर क्या क्या दिक्कतें आती हैं कि इंट्रोडक्शन में क्या दिक्कतें आती हैं, दोनों पार्ट्स को आंसर करने में क्या दिक्कतें आती हैं, कंक्लूजन में क्या दिक्कतें आती हैं, वो सब कुछ हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे आने वाले टाइम में। तो यहाँ पे ये जो केस स्टडी है इसमें क्या है कि एक PIO है, पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर है, उसमें और किसी बंदे ने एक RTI की एप्लीकेशन फाइल कर दी है। और उसके बाद जब ये सारे डॉक्यूमेंट्स को देखता है तो उसको पता लगता है कि अगर हम ये इन्फॉर्मेशन को डिस्क्लोज़ कर देंगे तो मेरे बारे में कुछ गलत
जो हम डिसीजन मेकिंग पास्ट में किए थे वो लोगों को पता चल जाएगा, जिसके वजह से हो सकता है कि डिपार्टमेंट मेरे ऊपर एक्शन ले ले। तो इस पर्टिकुलर केस में उसको क्या करना चाहिए? अदरवाइज़ वो काफ़ी ऑनेस्ट है, आज तक कुछ भी इलीगल चीज़ या फिर डिसऑनेस्ट काम वो नहीं किया है, वो ऑनेस्ट पर्सन है, लेकिन एक कोई बोनाफाइड मिस्टेक वो कर चुका है। लेकिन अगर वो आरटीआई में फुल डिस्क्लोजर करेगा तो ये उसके मिस्टेक के बारे में पता चल जाएगा, डिपार्टमेंट एक्शन लेगा। तो उस केस में क्या करना चाहिए? तो 4 ऑप्शन है, उसके मेरिट डिमेरिट बताने हैं। पहला है कि वो अपने सीनियर से, सुपीरियर ऑफिसर से पूछे और स्ट्रिक्टली उसके एडवाइस के मुताबिक ही काम करे। अगर उस जो वो सोचता है और जो सीनियर जो बताता है वो दोनों अलग अलग भी हो तो भी वो सीनियर को ही फॉलो करे, एक ये है। दूसरा है कि वो लीव पे चला जाए या फिर किसी दूसरे पीआईओ के पास ट्रांसफ़र एप्लीकेशन पेश कर दे। या तीसरा है कि वो उतना ही इन्फॉर्मेशन बताए जितना से इन्फॉर्मेशन भी दे दिए और साथ में उसके कैरियर पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़े, और साथ में अगर हल्का सा कॉम्प्रोमाइज़ हो जा रहा है कंटेंट में तो कोई दिक्कत नहीं है। और चौथा है कि दूसरे कलीग्स से पूछे, कुछ और भी कलीग्स इन्वॉल्व थे उसके वो बैड डिसीजन मेकिंग में, तो वो अपने कलीग से पूछे और वो जैसे बोले उसके मुताबिक वो अपना एडवाइस, जो वो एडवाइस दे रहे हैं कलीग्स उसके मुताबिक फिर अपना काम करें। और उसके अलावा लास्ट में पूछा गया कि अगर आप क्या एडवाइस देना चाहेंगे, हो सकता है यही 4 ऑप्शंस में आप एडवाइस देना चाहिए, कुछ अलग भी देना चाहेंगे, और क्यों देना चाहेंगे आपको प्रॉपर रीजंस के साथ बताना। जब आपसे पूछा गया कि विदाउट नेसेसरी रिस्ट्रिक्टिंग टू द अदर थ्रू द अबव ऑप्शंस, तो इसका मतलब आपको नया 5वां ऑप्शन जनरेट करना है। और अगर ऐसा नहीं भी लिखा होता ना कि आप क्या एडवाइस देंगे, तो आप एक नया ऑप्शन जनरेट करो। केवल ये बोल दो कि हाँ सेकंड ऑप्शन इज़ द बेस्ट ऑप्शन, तो आप कुछ नया नहीं कर रहे हो इस पर्टिकुलर पार्ट के लिए। तो इस पार्ट में आपको मुश्किल से 2-3 मार्क्स मिल जाएंगे, 8 या 10 मार्क्स में से जो भी होगा। और अगर कुछ नया ऑप्शन जनरेट कर रहे हो, अच्छा रीजन दे रहे हो, तो आपको फिर 1-2 मार्क्स एक्स्ट्रा मिल जाएंगे। तो इसलिए दोनों के बीच में, दोनों सब पार्ट्स के बीच में एक इक्विलिब्रियम मेंटेन करना भी जरूरी है। अब इस पर्टिकुलर केस का हम आंसर देख लेते हैं। तो आप जितने भी 60 केसेस स्टडीज़ है आप अपने हाथों से उसको लिखिएगा और फिर उसको डिटेल में उसका नोट्स एक तरह से आपका तैयार हो जाएगा। तो सबसे पहले इसको यहाँ पे ये चारों ऑप्शंस को यहाँ पे देख लेते हैं कि ये चारों ऑप्शंस हैं। तो ये मैंने नहीं लिखे, ये तो ऑलरेडी एक केस स्टडी में दिया हुआ था। अब इसमें क्या है कि इस केस स्टडी से सीखने के लिए क्या है कि इन केस अगर ऑप्शन नहीं दिया है तो आपको ऑप्शंस कैसे बनाना है। तो ऑप्शंस बनाने की कला में अब क्या है, यहाँ पे ऑप्शंस दिया हुआ है, ऑप्शंस अगर नहीं दिया होता तो आपको ऑप्शंस बनाना भी होता। तो अब ऑप्शंस बनाने में सबसे बेस्ट तरीका क्या होता है कि आप स्टेक होल्डर्स कौन कौन है वो सोच लें, उसी के मुताबिक आपका ऑप्शंस भी बनता चला जाएगा। कि एक आपका कौन स्टेक होल्डर होगा, सीनियर होगा, आपके कलीग्स होंगे, तो सीनियर और कलीग्स के एंगल से यहाँ पे आपका ऑप्शन बन गया। फिर उसके बाद एक है कि चलो ड्यूटी से भाग जाओ, और उसके बाद है चलो अपने सेल्फ इंटरेस्ट के मुताबिक आधा अधूरा इन्फॉर्मेशन दे दो। और एक 5वां ऑप्शन क्या हो सकता है कि नहीं फुल डिस्क्लोजर कर दो अपने इन्फॉर्मेशन का, भले आपके ऊपर कुछ एक्शन भी हो जाए लेकिन आपको अपनी इंटीग्रिटी पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। उसका एक प्रैक्टिकल फ़ायदा भी क्या होगा कि बाद में हो सकता है कि वो इन्फॉर्मेशन डिपार्टमेंट को पता चल जाए कि आप आरटीआई के थ्रू हाफ इन्फॉर्मेशन नहीं दी हो और आप जानबूझकर वो इन्फॉर्मेशन, आधी इन्फॉर्मेशन छिपाए हो, तो आप पे एक डिपार्टमेंटल जब इंक्वायरी होगी तो आपको ज़्यादा पनिशमेंट मिलेगा। लेकिन जब आप पूरी इन्फॉर्मेशन आउट कर दोगे तो लगेगा कि अच्छा हाँ बोनाफाइड मिस्टेक है, फर्स्ट टाइम मिस्टेक थी, वो बोनाफाइड मिस्टेक थी, उसके लिए हो सकता है कम पनिशमेंट मिले, और सेकंड टाइम तो इनका इंटेंशन ही सही था कि हाँ इन्होंने फुल इन्फॉर्मेशन दे दी। तो इसलिए हो सकता है फिर आपको कम पनिशमेंट मिले। तो अब ऑप्शंस बनाने में लोग गलती क्या करते हैं कि लोग एकदम दूर दूर का ऑप्शंस बनाते हैं, यहाँ एकदम एक इस एक्सट्रीम का बनाएंगे, फिर एक इस एक्सट्रीम का बनाएंगे और फिर एक बीच का बनाएंगे। एक्चुअली में क्या होना चाहिए कि एकदम सब नज़दीक नज़दीक वाला ऑप्शन होना चाहिए, सब मिडिल पाथ वाला होना चाहिए। जैसे 2015 में एक सवाल आया था कि हाँ कोई स्कूल है जहाँ पे जो कुक है वो लोअर क्लास का है, और उसके बाद लोग अपर क्लास वाले लोग खा नहीं रहे हैं, स्कूल बंद पड़ा हुआ है, तो उस केस में तुम क्या करोगे। तो उस पर्टिकुलर केस में आप ये ऑप्शन दे रहे हो कि नहीं हम उस दलित कुक को रखेंगे, दूसरा ऑप्शन दे रहे हो कि नहीं हम उस दलित कुक को नहीं रखेंगे, हम अपर कास्ट के कुक को रखेंगे। तीसरा ऑप्शन आप दे रहे हो कि अच्छा नहीं हम एक दलित कुक भी रखेंगे, एक अपर कास्ट का भी कुक रखेंगे। तो 3 ऑप्शन हो गया, एक दोनों आइदर एक्सट्रीम्स का, एक मिडिल ऑप्शन वाला हो गया। लेकिन आपको मिडिल ऑप्शंस वाले 3 ऑप्शन बनाना है। जैसे एक चलिए ठीक है आप दलित कुक भी रखोगे और साथ में एक लेट से अपना अपर कास्ट का कुक भी रखोगे। एक आप दूसरा ऑप्शन दे सकते हो कि अपर कास्ट का कुक रखोगे, लेकिन अब ये इशू को सेंसिटाइज करने के लिए अपने घर में आप एक उस केस में एक शायद पंचायत सेक्रेटरी थे या पंचायत के सरपंच थे, उस केस में अपने घर में जो कुक रखोगे वो एक दलित क्लास का रख लोगे। तो लोगों में एक सेंसिटाइजेशन लाने के लिए
कास्ट की जो स्टेरियोटाइपिंग को चेंज करने के लिए ये आप काम करोगे, तो ये आपका एक ऑप्शन हो सकता है। तीसरा ऑप्शन हो सकता है कि ठीक है, अभी आप अपर कास्ट के साथ ही कंटिन्यू करोगे, क्योंकि एजुकेशन भी कंटिन्यू करना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि स्कूल बंद पड़े हुए हैं। लेकिन आप साथ में क्या करोगे कि स्पोर्ट्स जैसे अपॉर्चुनिटीज़ को यूज़ करोगे टू यूनाइट द चिल्ड्रन ऑफ डिफरेंट कास्ट। अब होता क्या है कि जैसे जब डिफरेंट कास्ट के लोग, क्लास के लोग जब एक साथ खेलते हैं ना, तो उनमें यूनिटी आ जाती है, स्पोर्ट्स में वो कैपेबिलिटी होती है। जैसे आपने मूवी भी देखी होगी इन्विक्टस, उस पर्टिकुलर केस में किस तरह से नेल्सन मंडेला ने रग्बी फुटबॉल को यूज़ किया था ब्लैक्स और वाइट्स को यूनाइट करने के लिए साउथ अफ्रीका में। तो वो सब का भी आप एग्जांपल दे सकते हो। तो इस केस में जो तीनों ऑप्शन है ना, नज़दीक नज़दीक के एकदम मिडिल पाथ है और प्रिसाइज ऑप्शंस है, एक्सट्रीम वाले ऑप्शंस नहीं है। तो इस केस में जब ऑप्शन आप बना रहे हो ना, तो एक्सट्रीम ऑप्शंस अवॉइड करने हैं, सब मिडिल पाथ को, जो गौतम बुद्धा की मिडिल पाथ फिलॉसफी है, सब मिडिल पाथ वाले ऑप्शंस आपको देने हैं। तो जितने अच्छे ऑप्शंस बनाओगे और जितने नज़दीक वाले ऑप्शंस बनाओगे ना, एक्सट्रीम ऑप्शंस को अवॉइड करोगे, तो उतने अच्छे आपके ऑप्शंस बनेंगे। और ऑप्शंस बनाने का सबसे अच्छा तरीका ही होता है कि आप सारे स्टेक होल्डर के एंगल से सोच लो। और दूसरी बात, आपको जॉट डाउन भी अच्छे तरीके से करना है। ये नहीं कंसल्ट द सीनियर एंड एक्ट अकॉर्डिंगली, नहीं, कितने अच्छे तरीके से इस चीज़ को यहाँ पे लिखा हुआ है यूपीएससी ने, उस तरह के आप ऑप्शंस बनाने की कोशिश करोगे ना, तो एक अच्छे जब ऑप्शन बनेंगे तो आपके मार्क्स ऑटोमेटिकली अच्छे होते जाएंगे। क्योंकि आपको मेरिट डिमेरिट लिखने में कोई बड़ी चीज़ नहीं है। मेरिट डिमेरिट आप आसानी से लिख लोगे जब आपके पास ऑप्शंस अच्छे बने हुए हैं। यहाँ पे आप ऑप्शंस बनाए हैं, लेकिन नहीं बनाए होते तो भी आपको इस तरह के ऑप्शंस अच्छे बनाने होते। तो ये सारे ऑप्शंस को एक बार आप रीड कर लीजिएगा, खुद से देख के आप लिख भी लीजिएगा, तो आपके दिमाग में ज़्यादा अच्छे से बैठ जाएगा कि अच्छा, अगर आपको ऑप्शंस बनाने भी पड़ गए तो एक तो आप एकदम एक्सट्रीम ऑप्शंस नहीं बनाओगे, बीच के ऑप्शंस बनाओगे, स्टेक होल्डर को सोच के ऑप्शंस बनाओगे, तो आपके 3-4 ऑप्शंस तो ऐसे ही बनते जाएंगे। और यूपीएससी के प्रीवियस ईयर में आप देखोगे कि यूपीएससी ने कैसे ऑप्शंस बनाए, तो आपको ज़्यादा अच्छा आइडिया भी लग जाएगा। और साथ में आपको जो क्लैरिटी ऑफ एक्सप्रेशन होना चाहिए ऑप्शंस बनाने में, वो काफ़ी अच्छा होना चाहिए कि वो दिखने में अच्छा। जितना अच्छे ऑप्शंस बनाओगे तो जो मेरिट डिमेरिट में आपको उतना मार्क्स मिलेगा, क्योंकि मेरिट डिमेरिट में ज़्यादा कुछ है नहीं, ऑप्शंस बनाने की ही कला है केवल। अब है इस पर्टिकुलर केस स्टडी को यहाँ पे डिस्कस करते हैं, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो अब आपको इंट्रोडक्शन लिखना। अब इंट्रोडक्शन में लोग क्या करते हैं ना कि स्टेक होल्डर लिख रहे हैं ज़बरदस्ती का, कि ये स्टेक होल्डर है। इस पर्टिकुलर केस में कौन कौन स्टेक होल्डर होगा? पीआईओ होगा स्टेक होल्डर, उसके सीनियर्स होंगे, कलीग्स होंगे स्टेक होल्डर। ठीक है, ये आपको दिमाग में रखना है, लेकिन आपको इंट्रोडक्शन में लिखना नहीं है। आप फैक्ट्स ऑफ द केस लिख रहे हो, फैक्ट्स ऑफ द केस लिखना नहीं है। आप इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन का एग्जाम नहीं दे रहे हो कि आप फैक्ट्स ऑफ द केस या स्टेक होल्डर लिख रहे हो, या आप इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन का एग्जाम हो गया। आप इंट्रोडक्शन में जो लिखोगे वो 2-3 चीज़ें लिख सकते हो, या आप क्या वैल्यूज़ इस पर्टिकुलर केस स्टडी में टेस्ट हो रही है वो आप लिख सकते हो, या लिख सकते हो क्या क्या एथिकल इशूज़ इन्वॉल्व है, क्या क्या एथिकल डिलेमाज इन्वॉल्व है। तो अब जब तक एथिकल इशूज़, एथिकल डिलेमाज, या फिर क्या क्या यहाँ वैल्यूज़ इन्वॉल्व है, ये सब चीज़ें आप इंट्रोडक्शन में डाल सकते हो। और ये सब जितना प्रैक्टिस करोगे ना, आपके फिंगर टिप्स में आ जाएगी ये सारी वैल्यूज़, एथिकल डिलेमाज या एथिकल इशूज़। अगर आप एथिकल डिलेमा बना लेते हो तो एथिकल इशूज़ बनाना कोई बड़ी बात नहीं है। एथिकल डिलेमा बनाना डिफिकल्ट होता है, क्योंकि अच्छा ये वर्सेस ये, जैसे इसमें हो सकता है कि हाफ इंफॉर्मेशन ये दे, तो उस पर्टिकुलर केस में डिलेमा क्या है कि एक कैरियर प्रोग्रेशन वर्सेस स्पिरिट ऑफ सर्विस, या पर्सनल और प्रोफेशनल वेलबींग और सेफगार्डिंग द वर्च्यू ऑफ इंटीग्रिटी। आप प्रोफेशनल वेलबींग चाहते हो या फिर इंटीग्रिटी के पाथ पे चलना चाहते हो। तो इस तरह करके आपको डिलेमास बना लोगे तो एथिकल इशूज़ बनाना कोई बड़ी बात नहीं है। अभी आपको वैल्यूज़ लिखने, तो वैल्यूज़ यहाँ पे क्या है? अब इसमें सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ये एथिक्स का जो सिलेबस है आपका, तो इसमें किस सिलेबस से ये उठ के आया हुआ सवाल है। तो आपका जब आप प्रोबिटी इन गवर्नेंस देखोगे तो उसमें ट्रांसपेरेंसी के नीचे लिखा हुआ है राइट टू इन्फॉर्मेशन, वहाँ से डायरेक्टली उठ के आया हुआ सवाल है। राइट टू इन्फॉर्मेशन आपके सिलेबस का पार्ट है, तो वहाँ से उठ के आया हुआ है। तो राइट टू, जब इन्फॉर्मेशन की बात करोगे तो ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, प्रोबिटी इन गवर्नेंस, ये सब तो आएगा ही आएगा। और इंटीग्रिटी, ऑनेस्टी, ये सब तो मतलब उसके साथ आसानी से चिपक जाता है। यहाँ पे आपको लॉ को फॉलो करना है, तो ऑब्जेक्टिविटी भी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हो गया। आप करेज ऑफ कन्विक्शन भी दिखाना यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि क्या आपके पास वो करेज है कि आप फुल डिस्क्लोजर करके भी, भले आपको कुछ दिक्कत हो जाए तो भी आप फुल डिस्क्लोजर कर रहे हो। तो करेज ऑफ कन्विक्शन यहाँ पे रिक्वायर्ड है। तो क्या क्या वैल्यूज़ यहाँ है? अकाउंटेबिलिटी हो गई, ट्रांसपेरेंसी हो गई, इंटीग्रिटी हो गई, ऑनेस्टी हो गई, जो ये हर जगह ही होती है, ऑब्जेक्टिविटी हो गई, करेज ऑफ कन्विक्शन हो गई। तो सिलेबस के किस पार्ट से आ गया, तो वहाँ से आपको कुछ वैल्यूज़ मिल जाएंगी। और कुछ वैल्यूज़ हर जगह लगती है, इंटीग्रिटी, ऑनेस्टी, ऑब्जेक्टिविटी हर जगह लगती है, करेज ऑफ कन्विक्शन भी हर जगह लगती है। यहाँ पे आपका एक्चुअली जॉन लॉक ने क्या कहा था कि करेज इज़ द गार्ड एंड सपोर्ट फॉर अदर वर्च्यूज़, या फोर्टिट्यूड इज़ द गार्ड एंड सपोर्ट फॉर अदर वर्च्यूज़। तो ये जो कोटेशन है उसको आप
यहाँ पे करेज ऑफ कन्विक्शन सबसे इंपॉर्टेंट वैल्यू है जो यहाँ पे चेक किया जा रहा है इस केस स्टडी में। तो उससे रिलेटेड कोट को आप कंक्लूजन में डाल के एंड भी कर सकते हो। तो कोट इज़ द बेस्ट वे ऑफ एंडिंग अ केस स्टडी। यहाँ मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरह से कर रहा हूँ। तो ये आपके वैल्यूज़ हो गए। अब आपके एथिकल इशूज़, या हम यहाँ पे एथिकल डिलेमा ही लिख लेते हैं, क्योंकि एथिकल इशूज़ पूछा जाए या एथिकल डिलेमा पूछा जाए तो लिखना ही है। लेकिन अगर नहीं भी पूछा जाए तो भी आपको 4-5 एथिकल डिलेमा फटफट अगर लिख लेते हो तो वो आपके लिए काफ़ी अच्छा है। जैसे यहाँ पे क्या क्या है, पर्सनल और प्रोफेशनल वेलबींग है एक साइड में, आपको अपने कोवर्कर्स के प्रति लॉयल्टी भी दिखानी है। तो क्या क्या हो सकता है, प्रोफेशनल और पर्सनल वेलबींग वर्सेस द सेफगार्डिंग द वर्च्यू ऑफ इंटीग्रिटी, एक हो गया। फिर फॉलोइंग द कोड ऑफ कंडक्ट एंड ऑर्गेनाइजेशनल वैल्यूज वर्सेस लॉयल्टी टुवर्ड्स कोवर्कर्स। तीसरा हो गया डूइंग स्मॉल मैनिपुलेशन टू एस्केप लीगल एक्शन वर्सेस प्रिजर्विंग द इसेंस ऑफ आरटीआई एक्ट, ऊपर वाला कट गया है। चौथा हो गया यूज प्रिटेक्स्ट ऑफ हिज ऑनेस्ट कैरियर सो फार टू एस्केप और टू टेक रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ व्हाट हैज बीन डन। पांचवें कर बोल सकते हैं कैरियर प्रोग्रेशन वर्सेस स्पिरिट ऑफ सर्विस। छठा हो गया एथिकल इगोइज्म वर्सेस एथिकल अल्ट्रुइज्म। अल्ट्रुइज्म हो गया कि आपको वैसा एक्ट करना है कि जिसके वजह से दूसरे लोगों पे नेगेटिव इंपैक्ट ना पड़े। वो अलग बात है कि आप पे नेगेटिव इंपैक्ट पड़ जाए तो कोई दिक्कत नहीं। एथिकल इगोइज्म बोलता है कि आपको वो एक्शन लेना है जिसकी वजह से अपना आप सेल्फ इंटरेस्ट को मैक्सिमाइज करेंगे। तो इन दोनों के बीच में भी क्लास है। और कॉम्प्रोमाइजिंग द कंटेंट्स ऑफ इंफॉर्मेशन वर्सेस हैविंग और शोइंग प्रोबिटी इन गवर्नेंस। तो ये सब हो गया कि एथिकल डिलेमास हो गए। तो एथिकल डिलेमास में क्या क्या है कि आपको क्या क्या एक साइड में आप शो कर सकते हो। जब आप सेल्फ इंटरेस्ट के एंगल से शो करोगे तो अपना प्रोफेशनल पर्सनल वेलबींग आप के बारे में सोचोगे, लॉयल्टी के बारे में सोचोगे, कुछ आप कॉम्प्रोमाइज़ करने के बारे में सोचोगे। और वर्सेस क्या क्या है, प्रोबिटी इन गवर्नेंस, ट्रांसपेरेंसी इन गवर्नेंस, प्रिजर्विंग द एसेंस ऑफ आरटीआई, उसके अलावा इंटीग्रिटी, करेज ऑफ कन्विक्शन, कोड ऑफ कंडक्ट या फिर ऑर्गेनाइजेशनल वैल्यूज़ के एंगल से आप सोचोगे तो फिर आपको जो फुल डिस्क्लोजर ही करना होगा। तो ये जो आप एथिकल डिलेमा आप लिखोगे ना, तो उसका बेस्ट तरीका क्या होता है, आप एक साइड के वैल्यूज़ को एक साइड रखो, दूसरे साइड के वैल्यूज़ को एक साइड रखो, 5-6 दोनों साइड में आएंगे। अब बस वर्सेस लगा दो। अब इसमें क्या कि जब आप ये कंस्ट्रक्ट कर रहे होगे ना, तो जैसे एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे बता रहा हूँ आपको कि तो यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे आपको मैं यहाँ पे बता रहा हूँ कि उसमें जैसे यहाँ पे पर्सनल और प्रोफेशनल वेलबींग वर्सेस फॉलोइंग द कोड ऑफ कंडक्ट एंड ऑर्गेनाइजेशनल वैल्यूज़, वो भी आप लिख सकते हो। तो कुछ ऐसा नहीं, हार्ड एंड फास्ट नहीं है। तो इसमें आप ये जितना जल्दी आप इजिली प्रैक्टिस करोगे उतने इजिली आपको ये आएगा। तो अब यहाँ पे पूछा नहीं गया, लेकिन आप हर केस स्टडी में भले आप यहाँ 7 नहीं करो, आप 2-3 ही करो, लेकिन एटलीस्ट करो, तो आपका ये काफ़ी अच्छा इंट्रोडक्शन हो जाएगा। और प्रैक्टिस कर लोगे तो कुछ कुछ केस स्टडीज़ में आपको एथिकल इशूज़ या एथिकल डिलेमा पूछा ही जाता है। अब यहाँ पे जब ऑप्शन लिख रहे हो तो यहाँ पे लिखा लिखा ये ऑप्शन है। तो अब इस केस में क्या होता है कि ऑप्शन लिखो, उसको एक तरह से आप बक्से में डालो और एक साइड मेरिट्स लिखो, एक साइड डिमेरिट्स लिखो। अब मेरिट्स डिमेरिट्स लिखने में कि बेस्ट तरीका क्या होता है कि आप दोनों एंगल से सोचो। आप एथिक्स या फिर वैल्यूज़ के एंगल से भी सोचो, या कुछ फिलॉसफीज के भी एंगल से सोचो कि अच्छा यूटिलिटेरियन प्रिंसिपल फॉलो हो रहा है कि नहीं, डिओन्टोलॉजिकल प्रिंसिपल फॉलो हो रहा है कि नहीं, ये वैल्यूज़ को आप क्या फॉर्म में आप काम कर रहे हो कि नहीं, या फिर ऐसा तो नहीं है कि कुछ वैल्यूज़ आप कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हो। उस एंगल से भी सोचना है और कुछ प्रैक्टिकल एस्पेक्ट से भी सोचना है कि अच्छा अगर हम हाफ डिस्क्लोजर करेंगे, बाद में पकड़े गए तो हम फंस जाएंगे, मेरा ही करियर स्टेक पे होगा। तो ये एक प्रैक्टिकल एंगल है सोचने का। तो दोनों का मिक्सचर जब लिखोगे ना तो ज़्यादा अच्छा लगता है। केवल आप आइडियलिस्टिक बातें लिखोगे तो फिर लगेगा अच्छा आप रटा रटा लिख रहे हो। दोनों जब लिखोगे ना तो लगता है कि हाँ आपको होलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग है। तब यहाँ पे देख लेते हैं कि रिफर द मैटर टू द सीनियर एंड सीक एडवाइस। आप किसी भी सीनियर से पूछोगे तो क्या होगा, आप कंसल्टेशन करोगे तो आपको एक काफ़ी अच्छे से वेरियस कोर्स ऑफ एक्शन के बीच में कंपैरेटिव एनालिसिस मिल जाएगी कि क्या करना सही रहेगा, क्या नहीं करना सही रहेगा। आपको सीनियर का सपोर्ट मिल सकता है, आप अपने सीनियर के एक्सपीरियंस का यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पे क्या कि आप कलीग से पूछोगे तो उनके पास कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, आपका सीनियर के पास कोई कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है, तो आपको एक इम्पार्शियल वे में बता सकता है। और दूसरा घाटा इसमें क्या है कि इसमें बोला गया है कि जो सीनियर ने जो बोला है वही एडवाइस को आपको मानना ही है, ये केस ऑप्शन लिखा गया था। तो इसमें क्या हो सकता है कि
सीनियर आपको बोल सकता है कि आप पूरा इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज ना करो, उस केस में आप क्या करोगे कि, लेकिन वो आपको पूरा इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज करना है, तो वो आपके इंटीग्रिटी या फिर मॉरलिटी के अगेंस्ट चला जाएगा। सीनियर कुछ और बोल रहा है, आप कर कुछ और रहे हो, तो आप या फिर सीनियर कुछ और बोल रहा है जो आपके इथोस के अगेंस्ट है, आपके सीनियर की बात मान रहे हो, तो आप जो चाहते हो करना लेकिन कर कुछ और रहे हो, तो ये लैक ऑफ कंसिस्टेंसी या इंटेलेक्चुअल इंटीग्रिटी का लैक दिखता है। और फिर अल्टीमेटली क्या होगा कि ये घिसा पीटा पॉइंट ना हर जगह चेप सकते हो कि अगर आप जो करना चाहते हो लेकिन कर कुछ और रहे हो, उसके वजह से आपको मॉरल गिल्ट रहेगा, कॉग्निटिव डिसोनेंस फेस करोगे या क्राइसिस ऑफ कॉन्साइंस होगा। उसके अलावा ट्रांसफर केस कर दोगे, तो ट्रांसफर केस करोगे तो उस केस में होगा क्या कि ट्रांसफर केस करने में एक फायदा क्या है कि अगला जो पीआईओ आएगा तो वो कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट उसके केस में नहीं होगा, तो वो इम्पार्शियल या ऑब्जेक्टिव वे में काम कर सकता है। और ट्रांसफर कराना केस एक फायदेमंद इसलिए है क्योंकि अगर लेट से फ्यूचर में पता चलेगा कि अच्छा आप कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट वाले केस में ये वाला इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज की हो सकता है कि आप पे ये एलिगेशन लग जाए कि अच्छा एक बायस्ड वे में आप एक्ट की हो, फ्यूचर में आप पे ये एलिगेशन लग सकता है। लेकिन आप केस ट्रांसफर करोगे तो आप पे ना एलिगेशन लगेगा, जो बंदा करेगा वो फेयर और इम्पार्शियल मैनर में करेगा। और ट्रांसफर करने का डिमेरिट क्या है कि यू आर रनिंग अवे फ्रॉम द रिस्पॉन्सिबिलिटी, और ऐसा भी नहीं है कि अब अगला बंदा जो आएगा वो एकदम सही से काम करेगा, कि वो भी गारंटीड नहीं है। अब तीसरा देख लेते हैं कि स्मॉल मैनिपुलेशन आप कर लेते हो, तो उसमें क्या करेंगे कि अच्छा हाँ ठीक है, हो सकता है कि लिटिल कॉम्प्रोमाइज की वजह से आपका करियर जो है रिस्क से बच जाए, हो सकता है। मैं इस पर्टिकुलर केस में आप ज़्यादा मेरिट नहीं है तो ऐसे काट सकते हैं, लिख सकते हैं कि ज़्यादा मेरिट्स इस पर्टिकुलर केस में नहीं है। और अगर ऑप्शन के मेरिट्स डिमेरिट्स आपको पता चल जाएगा कि इसमें डिमेरिट्स ही ज़्यादा है, मेरिट्स काफ़ी कम है, तो उसको इस तरह मैच द कॉलम में आप नहीं लिखेंगे, मेरिट्स लिख के इतना लिख दिए, उसके बाद डिमेरिट्स 1 2 3 4 लिख देंगे ना, ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि ये थोड़ा गंदा सा दिखता है। बस ये आपको बताने के लिए इस तरह से मैंने आपको दिखाया था। अब इसके डिमेरिट्स क्या क्या है कि कुछ वैल्यूज़ को ये प्रिजर्व कर रहा है, जैसे इंटीग्रिटी एज अ वर्च्यू शुड नॉट बी कॉम्प्रोमाइज इररेस्पेक्टिव ऑफ सर्कमस्टांसेस। यहाँ पे क्या है कि अच्छा नहीं, ये सब वैल्यूज़ के अगेंस्ट जा रहा है, आप मैनिपुलेशन कर रहे हो, आप कुछ ही इन्फॉर्मेशन दे रहे हो, कुछ नहीं दे रहे हो, जो आपके ऑप्शन 3 है। और कुछ यहाँ पे क्या है कि अगर ऐसा आप कर रहे हो तो दिस इज अगेंस्ट शोइंग करेज ऑफ कन्विक्शन, और अगर आप डेलिबरेट ऑफ इन्फॉर्मेशन को हाइड कर रहे हो तो ये आरटीआई एक्ट के अगेंस्ट है। हो सकता है कि बाद में जाके आप पकड़े जाओ, बाद में पता चलेगा कि आप फुल डिस्क्लोजर नहीं किए थे और बाद में आप पकड़े जाओ। और एक ये चीज हमेशा आप चिपका सकते हो हर जगह कि करप्शन इज एडिक्टिव इन नेचर, आप डूइंग सेकंड रॉन्ग टू हाइड द फर्स्ट रॉन्ग विल पुश पीआईओ टुवर्ड्स इमोरल बिहेवियर इन द लॉन्ग रन। ये एक प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है, करप्शन इज एडिक्टिव इन नेचर। अब उसके बाद कंसल्टिंग कलीग्स, उसमें आप फायदा क्या है कि हाँ ठीक है, आप जितने लोगों से कंसल्ट करोगे तो उतने डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यूज को आप एनालाइज कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे क्या है कि कलीग्स के पास कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, तो इम्पार्शियल और ऑब्जेक्टिव मैनर में आपको बता नहीं पाएंगे, और जो भी बताएंगे वो आपके मैक्सिमम चांस है कि मॉरलिटी या प्रोबिलिटी के अगेंस्ट जाएगा, और ये नेचुरल जस्टिस के भी अगेंस्ट है। जिस बंदे के पास कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है उस बंदे से आप एडवाइस ले रहे हो, दिस इज अगेंस्ट द कंसेप्ट ऑफ नेचुरल जस्टिस। जैसे नहीं कहते नेचुरल जस्टिस में नो बडी शुड बी अ जज ऑफ हिज ओन केस, तो ये वही वाली बात हो गई। अब ये जहाँ पे 4 ऑप्शन था, तो अब यहां पे क्या है कि बेस्ट तरीका क्या होगा कि डिस्क्लोज द कंप्लीट इंफॉर्मेशन। यहां पे ऊपर वाला कट रहा है, डिस्क्लोज द कंप्लीट इंफॉर्मेशन। इफ डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स इज इनिशिएटेड द डिपार्टमेंट कैन गिव lenient पेनल्टी सेइंग हिज इंटीग्रिटी ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ पास्ट। तो अपने ऑनेस्ट मिस्टेक को एक्सेप्ट कर लो, डिस्क्लोज कर दो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। ये क्या होगा, उससे आप लॉ और वैल्यूज दोनों को आप होल्ड करोगे, और आपको हो सकता है चांसेस है लेसर पेनल्टी का। ये आपको क्यों करना है, तो अब जब भी आप रीजन देते हो ना, तो उसमें आप जितने भी आप फिलॉसफीज पढ़े हो, डियोंटोलॉजिकल हो गया, या फिर आपका कंसिक्वेंशियलिस्ट हो गया, या फिर वर्च्यू एथिक्स हो गया, या कंसेप्ट ऑफ निष्काम कर्म हो गया, गांधी जी का टैलिस्मैन हो गया, या फिर क्या क्या वैल्यूज़ के ये फॉर्म में जाता है, नोलन कमेटी के वैल्यूज़ के कैसे इसको प्रिजर्व करता है, या फिर ये सब आप करके क्या करोगे तो बच जाओगे किस किस चीज़ से, तो मॉरल गिल्ट से, आपको सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन होगा, आप बच जाओगे कॉग्निटिव डिसोनेंस से, या फिर क्राइसिस ऑफ कॉन्साइंस से। तो ये सब चीज़
आपका कॉन्साइंस ऐसी चीज़ें करने को बोलेगा, तो ये सब घिसा पीटा है, तो जिसको आपको यूज़ करना है। आप सेक्शन ए को जितना अच्छे से आप यूज़ नहीं कर पाओगे ना, तो आपको उतने अच्छे मार्क्स नहीं आएंगे। तो यहाँ पे अब यूज़ करना है। तो कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन इन्फॉर्मेशन कैन बी कॉट लेटर एंड इट विल बी अगेंस्ट हिज सेल्फ इंटरेस्ट। Deontological and Niskam Karm says doing duty what is ought to be done irrespective of fruits. Nolan Committee stresses on integrity, objectivity, transparency. Disclosing full information will ensure that such civil service values are not compromised. Compromising the contents of the information will lead to moral guilt, cognitive dissonance, and crisis of conscience. Courage and justice are cardinal values in virtue ethics of Plato, and disclosing full information will ensure upholding these values. Laws and conscience are sources of ethical guidance. RTI doesn't allow deliberate withholding of information. This is against objectivity and fairness. अब यहाँ पे किस तरह से एंड कर सकते हैं कि PIO नीड्स टू शो करेज ऑफ कन्विक्शन। अब इस कोट से एंड कर दिए, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट जो वैल्यू इस पर्टिकुलर केस स्टडी में, डेट इज करेज ऑफ कन्विक्शन या फोर्टिट्यूड। तो फोर्टिट्यूड इज द गार्ड एंड सपोर्ट ऑफ अदर वर्च्यूज, ये जॉन लॉक का कोट है। अब इसको यूज़ भी मैंने कर लिया है, इस कोट को अच्छा भी लग रहा है और कंटेक्स्ट में भी, और एक अच्छा कंक्लूजन भी हो गया। तो कंक्लूड करने का सबसे बेस्ट तरीका क्या होता है कि आप क्या आपका बेस्ट ऑप्शन होगा वो आप वहाँ पे लिख दीजिए, और उसको किसी वैल्यूज से या फिर किसी कोट से आप सपोर्ट कर दीजिए। तो इस पर्टिकुलर आप केस स्टडी में देखेंगे कि मैंने क्या क्या किया है। तो इंट्रोडक्शन में मैंने काफ़ी इजी से इथिकल डिलेमास और वैल्यूज़ मैंने वहाँ पे डाल दिए, और फिर जो ऑप्शंस थे तो उसके मेरिट्स डिमेरिट्स लिख दिए। उसके बाद फिर क्या मैं एक्शन लूँगा वो लिख दिया, उसको डायग्राम से भी समझा दिया, उसके बाद उसके रीजंस भी बता दिया, और फिर एक कंक्लूजन में मैंने कोट से एंड कर दिया। तो इंट्रोडक्शन का बेस्ट तरीका होता है वैल्यूज़ लिखें, चाहे आप वैल्यूज़ लिख रहे हैं, चाहे आप इथिकल इशूज़ लिख रहे हैं, या आप इथिकल डिलेमास को लिख रहे हैं। फिर आप दोनों पार्ट को आंसर कीजिए, और उसके बाद सेक्शन ए को जितना अच्छे तरीके से आप यूज़ करेंगे ना, उतना सबसे सही रहेगा। और साथ में जो लोग वह गलती करते हैं कि ऑप्शंस नज़दीक नज़दीक के नहीं लिखते हैं, दूर दूर के लिखते हैं, या फिर स्टार्टिंग में ज़बरदस्ती का स्टेक होल्डर या फैक्ट्स ऑफ द केस लिखेंगे, उसका आपको कोई नंबर नहीं मिलेगा। सेक्शन ए का मैक्सिमम यूज़ कीजिए, और आप 60 केस स्टडी जब आप सॉल्व कर लेंगे ना, तो आपको रटा रटाया हो जाएगा, फिक्स टेम्पलेट हो जाएगा। क्या चाहे इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन से रिलेटेड कुछ केस स्टडीज है तो आप ये लिखेंगे, सोशल जस्टिस रिलेटेड है ये लिखेंगे, करप्शन से रिलेटेड है तो ये लिखेंगे, कॉर्पोरेट गवर्नेंस से रिलेटेड है तो आपका घिसा पिटा मटेरियल तैयार होगा। अब कंक्लूजन का बेस्ट तरीका क्या होता है कि कंक्लूजन में आप कुछ वैल्यूज़ आप भूल गए लिखना, तो उस वैल्यूज़ को आप लिख के एंड कर सकते हैं, या फिर आप कुछ कोट लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने कोट लिखा, तो मैक्सिमम हर केस स्टडी को मैंने किसी कोट से एंड करने की कोशिश करूँगा, तो आपके पास लगभग रेडीमेड 45 to 60 कोट्स हो जाएंगे। तो आप उसको किसी को भी आप यूज़ कर सकते हो, तो आप कोट से आंसर को एंड भी कर सकते हो। तो यहाँ पे इस पर्टिकुलर ये केस स्टडी होगी। अब हम दूसरी केस स्टडी को भी देख लेते हैं। तो 2 केस स्टडी को हर बार मैं यहाँ पे डिस्कस करूँगा। तो दूसरी केस स्टडी स्टडी 10 है। तो इस केस स्टडी 10 में भी क्या है कि आपको यहाँ पे ऑप्शंस दिए हुए हैं, तो आपको यहाँ पे सबसे पहले पढ़ लेना है कि इवैल्यूएट द मेरिट्स एंड डिमेरिट्स ऑफ ईच ऑफ द ऑप्शंस एंड फाइनली सजेस्ट व्हाट कोर्स ऑफ एक्शन विल यू लाइक टू सजेस्ट गिविंग रीजंस। सेम स्ट्रक्चर है कि ऑप्शंस दिए हुए हैं, आपको मेरिट्स डिमेरिट्स बताना है, और फिर आपको बताना है कि आप कोर्स ऑफ एक्शन सजेस्ट करोगे और उसके रीजंस बताने हैं। तो इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, कुछ आप इंट्रो दोगे, इंट्रो में क्या करोगे, कुछ आप वैल्यूज़ बताओगे, या एथिकल डिलेमास या एथिकल इशूज़ बताओगे, फिर आप ये सारे ऑप्शंस के मेरिट्स डिमेरिट्स बता दोगे प्रैक्टिकल एस्पेक्ट से भी और एथिकल एस्पेक्ट से भी, फिर आप बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन बताओगे कि आप क्या करोगे, फिर आप उसके रीजंस दोगे, और उसके बाद आप एंड में कंक्लूजन दोगे कि अच्छा आपका ये ऑप्शन बेस्ट ऑप्शन है, या फिर ये कोर्स ऑफ एक्शन बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन है, और किसी आप वैल्यूज से या फिर किसी कोड से आप इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को एंड करोगे। तो यहाँ पे आप 3 मिनट में आपको फट से पढ़ना है। तो इसमें क्या है कि कोई एग्जीक्यूटिव इंजीनियर है, तो उसको कुछ काम सौंपा गया है,
तो उसको एक फ्लाईओवर बनवाना है, और वो इंस्पेक्शन में जाकर जूनियर इंजीनियर उसको बोलते हैं सब काम काफ़ी अच्छे से चल रहा है, लेकिन वो जब इंस्पेक्शन में देखता है तो कहीं ना कहीं कुछ फॉल्ट है। उसको लगता है कि अगर सही से इसको सही नहीं किया गया तो कहीं कुछ एक्सीडेंट्स हो सकता है, लोग वहाँ काफ़ी मर सकते हैं। तो इस पर्टिकुलर केस में वो अपने चीफ इंजीनियर को भी बताता है। चीफ इंजीनियर बोलते हैं कि नहीं नहीं, उस माइनर सा फॉल्ट है, रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर फिर से कुछ चेंज करोगे तो काफ़ी कॉस्ट ओवर रन्स होगा, काफ़ी टाइम बढ़ जाएगा, तो इसलिए वो रहने दो। पर उसको लगता है कि अगर नहीं उस पर ध्यान नहीं दिया गया तो फिर काफ़ी प्रॉब्लम्स हो सकती है, पब्लिक सेफ्टी कॉम्प्रोमाइज़ हो सकती है। तो उस पर्टिकुलर सिचुएशन में उसके पास ये 5 ऑप्शंस हैं। तो वो 5 ऑप्शंस में किस पहले आपको बताना है कि मेरिट्स और डिमेरिट्स क्या है उस ऑप्शंस के, और आपका फिर उससे पूछा गया कि आपका कोर्स ऑफ एक्शन क्या रहेगा, और फिर वो रीजंस क्या है उस पर्टिकुलर चीज़ के लिए। तो अब इसका आंसर देख लेते हैं। पहले सब ऑप्शंस वहीं पे पढ़ लेंगे। तो सबसे पहले क्या है कि यहाँ पे ऑप्शंस क्या क्या दिए गए हैं। अब यहाँ पे आपको ऑप्शंस लेट से बनाने हैं, तो आप कैसे बना सकते हैं आपको वो देखना होगा। अब यहाँ फर्दर आप इस पर्टिकुलर केस में अगर देखेंगे तो जो स्टेक होल्डर्स के एंगल से आपका यहाँ पे क्या है कि बन जाएगा आपके ऑप्शंस। आपके स्टेक होल्डर कौन कौन है? चीफ इंजीनियर, ये आपको बस दिमाग में रखना है। आपका चीफ इंजीनियर है, आप खुद हो जो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हो, आपका जूनियर इंजीनियर है, कॉन्ट्रैक्टर है। तो जूनियर इंजीनियर को से आप एक्सप्लेनेशन मांग सकते हो, कॉन्ट्रैक्टर को बोल सकते हो कि अच्छा ऑर्डर दे सकते हो कि ये सब सही करो। आप खुद स्टेक होल्डर है, तो अब उसके अलावा आपको कुछ इसका भी सुपेरियर होगा, तो आप इस इशू को ऐसे हाईलाइट कर सकते हो कि अब सुपेरियर तक बात पहुंच जाए कि फिर वो एक्शन लेने लगे। आप एक रिपोर्ट दे सकते हो चीफ इंजीनियर को जिसमें सारे फैक्ट्स एंड फिगर्स होंगे, और फिर अब रिटर्न रिपोर्ट होगा तो हो सकता है कि चीफ इंजीनियर को मानना ही पड़ेगा, या फिर आप ऑरल एडवाइस जो चीफ इंजीनियर दिए हैं उसी के मुताबिक आप एक्ट करोगे, या फिर आप हो सकता है कि आप छुट्टी लेके भाग जाओगे, यू विल रन अवे फ्रॉम द रिस्पॉन्सिबिलिटी, या फिर आप बोल दोगे आप बीमार हैं, या फिर आप ट्रांसफ़र के लिए प्रोसीड करोगे कि आप दूसरी जगह ट्रांसफ़र करा लो। तो यही सब ऑप्शंस बनते हैं। तो एक बार जब आप स्टेक होल्डर के एंगल से सोचोगे तो सुपेरियर, आप चीफ इंजीनियर को आप रिपोर्ट दे सकते हो, जैसा बोलें वैसा ही कर सकते हो, सुपेरियर को कंसल्ट कर सकते हो, जूनियर इंजीनियर को ऑर्डर दे सकते हो, कॉन्ट्रैक्टर को ऑर्डर दे सकते हो, या फिर यू विल रन अवे फ्रॉम द रिस्पॉन्सिबिलिटी। यही 5 तरीके बनते हैं, और ये 5 तरीके यहाँ पे आपके ऑप्शंस में दिए गए हैं। तो सबसे पहले क्या है कि अब इंट्रोडक्शन लिखना है, तो एथिकल डिलेमा और एथिकल इश्यूज लिख लेते हैं। तो ये सबसे पहले आपको ये देखना है कि ये जो केस स्टडी है ये किस पर्टिकुलर सेक्शन से उठ के आ रहा है। ये जो 5 ऑप्शन है, एक बार फिर जब मैं डिस्कस करूंगा तो नीचे आपको बता दूंगा कि मैं यहाँ पे कौन से ऑप्शन को डिस्कस कर रहा हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या आपका एथिकल डिलेमा है कि ये जो आपका सवाल है ना, तो ये जो आपका सिलेबस है उसमें सबसे एंड में क्या है, क्वालिटी ऑफ सर्विस डिलीवरी, फिर उसके बाद यूटिलाइजेशन ऑफ पब्लिक फंड्स, प्रॉब्लम्स ऑफ करप्शन, ये सब टॉपिक्स है, वहीं से उठ के आया है। क्वालिटी ऑफ सर्विस डिलीवरी या फिर यूटिलाइजेशन ऑफ पब्लिक फंड्स, क्या यूटिलाइजेशन ऑफ पब्लिक फंड सही से होगा अगर पब्लिक सेफ्टी कॉम्प्रोमाइज़ होगी? क्या सर्विस डिलीवरी सही से होगी जब पब्लिक सेफ्टी कॉम्प्रोमाइज़ होगा? तो वहीं से ये सवाल उठ के आया है। जब वही सिलेबस में वो चीज़ देखी गई तो उसके बाद वहाँ से क्वेश्चन सेटर ने इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को बनाया है। तो यहाँ पे एक्चुअली क्या एथिकल डिलेमा है कि टाइमली सर्विस डिलीवरी या क्वालिटी सर्विस डिलीवरी? तो ऑब्वियसली क्वालिटी को ही फोकस करना है। दूसरा है गोइंग विद द सेल्फ जजमेंट और ओबीडियंस टू सुपेरियर्स जजमेंट, अपने जजमेंट के बेसिस पे एक्ट करना है, सुपेरियर के जजमेंट पे बेसिस पे एक्ट करना है। तो ये आपका डिलेमा है। तो ये डिलेमा एज इट इज़ आपको समझ में भी आ रहा होगा। ये भले आप ऐसे ही लिख लेते, लेकिन ये आप नहीं लिख पा रहे होगे आप, लेकिन सिलेबस के किस पार्ट से आ रहा है ये आपको पता चल जाएगा ना, तो आप इजीली लिख पाओगे। अब क्या क्या यहाँ इथिकल इशूज़ है? ठीक है, आपका जो फ्लाईओवर है वो एक पब्लिक गुड है। अब यहाँ पे लॉस ऑफ लाइफ हो सकती है, रिसोर्स हो सकता है, उसके वजह से लॉस ऑफ पब्लिक ट्रस्ट एंड फेथ इन द गवर्नमेंट इन केस ऑफ एक्सीडेंट ड्यू टू फॉल्टी कंस्ट्रक्शन डिजाइन, जाहिर सी बात है। उसके अलावा क्या क्या है वैल्यूज जो दिखाना है, तो ये डेडिकेशन टू पब्लिक सर्विस, डिलीजेंस और से संबंधित है, स्पिरिट ऑफ पब्लिक सर्विस से संबंधित है। तो यही मैंने यहाँ पे सी में लिखा है। और करेज एंड प्रूडेंस इन द एग्जीक्यूटिंग ऑफिसर टू हैंडल द सिचुएशन, करेज भी इंपॉर्टेंट कि आप सीनियर जो बोल रहा है उसकी बात को आप काट रहे हो तो आपको करेज चाहिए, तो करेज भी यहाँ इंपॉर्टेंट है। और डेडिकेशन टू पब्लिक सर्विस इंपॉर्टेंट है कि हाँ पब्लिक सेफ्टी और कॉम्प्रोमाइज़ हो सकती है, तो क्या आप वो चीज़ ध्यान में रखते हो कि नहीं रखते हो, तो वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है।
तो ये वैल्यूज़ इंपॉर्टेंट है। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ पब्लिक रिसोर्सेज, ये तो मैंने आपको बताया सिलेबस से कहाँ से उठ के आ रहा है। तो आप वैल्यूज़ दिमाग में रखोगे और जो आप ये तो आपको कोई भी बता देगा कि अच्छा यहाँ पे लॉस ऑफ लाइफ हो सकता है, ठीक है, तो आप वो बी वाला पार्ट तो लिख लोगे। वैल्यूज़ क्या क्या है यहाँ पे, डेडिकेशन टू पब्लिक सर्विस और करेज ऑफ कन्विक्शन या फोर्टिट्यूड, वो भी आप लिख लोगे। सिलेबस से किस पार्ट से उठ के आ रहा है, तो क्वालिटी ऑफ पब्लिक सर्विस डिलीवरी या ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ पब्लिक रिसोर्सेज, जो एंड में जो 3 टॉपिक्स दिए गए ना मेंस में के सिलेबस में एथिक्स के, तो वहीं से उठ के आ रहा है। तो सिलेबस के किस पार्ट से आ रहा है वो आप एनालाइज कर लिए तो आप एथिकल इशूज़ लिख लोगे, वैल्यूज़ एनालाइज कर लिए तो आप एथिकल इशूज़ लिख लोगे, और कुछ कुछ तो वेल अंडरस्टूड है जैसे लॉस ऑफ लाइफ वगैरह। अब क्या क्या ऑप्शंस हैं तो उसको एनालाइज करते हैं। अब यहाँ पे तो इस पर्टिकुलर यही वाला स्ट्रक्चर आपका रहेगा जैसे मैंने पिछले केस स्टडी में डिस्कस किया था। अब यहाँ पे ऑप्शंस क्या क्या है, तो एक ऑप्शन है कि आप फॉलोइंग द एडवाइस ऑफ चीफ इंजीनियर, चीफ इंजीनियर बोल दिया कि हाँ जल्दी से पूरा प्रोजेक्ट कंप्लीट करो, कोई ज़रूरत नहीं है चेंज करने की, जो ऑरल एडवाइस वो दिया है उस एडवाइस को आप मान लेते हो। तो ये है आपका पहला ऑप्शन। इसमें फ़ायदा क्या है कि आप हाँ ऑर्गेनाइजेशनल हायरार्की को फॉलो कर रहे हो, ठीक है, प्रोजेक्ट आपका टाइम पे कंप्लीट हो जाएगा। ये सब वेल अंडरस्टूड से चीज़ें। दिक्कत कहाँ पे आती है कि हाँ लॉस ऑफ लाइफ हो सकता है, आर्टिकल 21 ऑफ सिटीजन्स हैम्पर हो सकता है अगर डेथ वगैरह हो गया। जैसे आप कुछ करंट इंसिडेंट्स वगैरह को भी कोट कर सकते हो। अभी गुजरात में कुछ टाइम पहले एक मोरबी ब्रिज थी जो गिर गई थी, तो उस चीज़ को आप हाईलाइट कर सकते हो। कुछ करंट इवेंट्स को हाईलाइट करोगे ना तो कुछ और आपको क्वालिटी वगैरह मिल जाएगी इस पर्टिकुलर केस स्टडी में। लॉस ऑफ लाइफ हो सकता है। अब क्या है कि आप ऑरल एडवाइस के बेसिस पे काम कर रहे हो, तो उसमें दिक्कत क्या हो सकती है कि ऐसा हो सकता है कि अगर लेट से वो ब्रिज या फ्लाईओवर टूट जाए तो अब वो तो ऑरल एडवाइस दिए थे, वो बाद में पलट जाए, ओनर्स ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर आ जाए, तो ये भी एक डिमेरिट है इस पर्टिकुलर केस में। उसके बाद क्या है कि आप चीफ इंजीनियर जो बोलेंगे वही कर देंगे, लेकिन आपको कुछ और लग रहा है, आपको लग रहा है कि आपको एक्शन लेना चाहिए ताकि लॉस ऑफ लाइफ नहीं हो, तो आपको जो लग रहा है जो करना चाहिए पर आप कर कुछ और रहे हो, तो उस केस में कहा जा सकता है कि आप इंटेलेक्चुअल इंटीग्रिटी आप लैक कर रहे हो। इंटेलेक्चुअल इंटीग्रिटी क्या है, जो आपका इंटेलेक्ट जो कहता है कि आपको करना चाहिए वो आप कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। अब ये डेडिकेशन टू पब्लिक सर्विस, करेज ऑफ कन्विक्शन के भी अगेंस्ट जाता है, कुछ वैल्यूज़ के भी अगेंस्ट जाता है। तो कुछ चीज़ें आप केस स्टडी से उठाओगे कि अच्छा आपका ओनर्स ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर आ जाएगा, लॉस ऑफ लाइफ हो सकता है, तो ये सब डायरेक्टली इंग्लिश कॉम्प्रहेंशन जैसा हो गया। और कुछ कुछ वैल्यूज़ को एसोसिएट कर दोगे जैसे इंटेलेक्चुअल इंटीग्रिटी, करेज ऑफ कन्विक्शन, डेडिकेशन टू पब्लिक सर्विस, तो आपका कंप्लीट हो जाएगा। और फिर क्या उसके बाद दूसरा ऑप्शन क्या बोलता है, मेकिंग एग्जॉस्टिव रिपोर्ट टू चीफ इंजीनियर, सारे फैक्ट्स फिगर्स वगैरह को डालने के बाद उसके बाद अपना व्यू पॉइंट उस रिपोर्ट में डालोगे। अब क्या आप रिपोर्ट डालोगे रिटर्न वे में डालोगे ना, तो मैक्सिमम चांस है कि चीफ इंजीनियर को मानना ही पड़ जाएगा, या इनकेस अगर बाद में कहीं कुछ हादसा होता है तो अब चीफ इंजीनियर फंसेगा, उसकी अकाउंटेबिलिटी हो जाएगी, आप नहीं फंसोगे क्योंकि आप रिटर्न में डिटेल्ड रिपोर्ट दे चुके हो। लेकिन इसमें डिमेरिट क्या क्या है कि हो सकता है कि बाद में चीफ इंजीनियर ना ही माने, रिपोर्ट को आप कैंसिल ही कर दे, ये भी हो सकता है। दूसरी और बात क्या है कि यहाँ पे अल्टीमेट काम क्या है कि आपके लॉस ऑफ लाइफ को रोकना, दैट इज द अल्टीमेट पर्सपेक्टिव। हर केस स्टडी में आपको पता चलना चाहिए। जैसे जो पिछली केस स्टडी थी, पिछली केस स्टडी में क्या था कि आरटीआई का स्पिरिट किस चीज में है कि जहाँ इवन बात करते हैं सो मोटो डिस्क्लोजर, वहाँ तो एटलीस्ट फुल डिस्क्लोजर ऑफ इन्फॉर्मेशन तो होना ही चाहिए। तो आपको सारी इन्फॉर्मेशन को डिस्क्लोज करना है, ये आपकी अटमोस्ट प्रायोरिटी है। तो अटमोस्ट प्रायोरिटी आपके फिक्स होनी चाहिए। इस पर्टिकुलर केस स्टडी में आपकी अटमोस्ट प्रायोरिटी क्या है, तो आपकी अटमोस्ट प्रायोरिटी है कि आपको लॉस ऑफ लाइफ को बचाना है। हर केस स्टडी में आपको 2-3 चीज़ें आपको क्लियर हो जानी चाहिए। पहली चीज़ें क्लियर हो जानी चाहिए कि सिलेबस जो एथिक्स का सिलेबस है उसके किस पार्ट से केस स्टडी पूछा गया है। दूसरा आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि मेन वैल्यूज़ क्या क्या है इस पर्टिकुलर केस स्टडी में। तीसरा आपका क्लियर हो जाना चाहिए कि आपकी अटमोस्ट प्रायोरिटी क्या है, कि आपको करना क्या है। उसके बाद आप के लिए ईजी हो जाता है। तो यहाँ इस केस में आपको लॉस ऑफ लाइफ को बचाना है। तो यहाँ पे भले आप क्या कर रहे हो कि ठीक है आप रिपोर्ट लिख रहे हो, कुछ एक्शन ले रहे हो, अपने सीनियर को इंटीमेट कर रहे हो, लेकिन आप इंडिपेंडेंट स्टैंड नहीं ले रहे हो। जो आपका जो अल्टीमेट जो एक्शन होना चाहिए, कोर एक्शन होना चाहिए, अल्टीमेट जो कोर्स ऑफ एक्शन है वो आप नहीं ले रहे हो। आप एक एम्प्लॉय की ड्यूटी को तो फुलफिल कर रहे हो, लेकिन एक पब्लिक सर्वेंट की जो ड्यूटी है उसको आप फुलफिल नहीं कर रहे हो, क्योंकि आप इंडिपेंडेंट स्टैंड नहीं ले रहे हो। इंडिपेंडेंट स्टैंड तभी होगा जब आप अपने जूनियर्स को से एक्सप्लेनेशन मांगोगे, कॉन्ट्रैक्टर को आप ऑर्डर दोगे कि नहीं आप डिज़ाइन चेंज कीजिए, नहीं तो लॉस ऑफ लाइफ हो सकता है। अब ऑप्शन 3 पे आते हैं कि एक्सप्लेनेशन फ्रॉम द जूनियर्स एंड ऑर्डर्स टू द कॉन्ट्रैक्टर। ये अल्टीमेट एक्शन है, क्योंकि आप जूनियर्स को भी आप अकाउंटेबल ठहराओगे, और जूनियर्स को भी जब आप अकाउंटेबल ठहराओगे और उसके बाद आप ये सारी जो वैल्यूज़ है, लीडरशिप, डेडिकेशन टू पब्लिक सर्विस, ये सबको भी एग्जिबिट करोगे, लॉस ऑफ लाइफ का चांस कम हो जाएगा।
और साथ में आप इंडिपेंडेंट स्टैंड भी लोगे। जो इंडिपेंडेंट स्टैंड लोगे ये समझना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन थर्ड जो है ना बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि आप लॉस ऑफ लाइफ को बचा रहे हो, इंडिपेंडेंट स्टैंड ले रहे हो, केवल आप एम्प्लॉय की तरह नहीं सोच रहे हो, एक सिविल सर्वेंट की तरह सोच रहे हो। उसके डिमेरिट क्या है कि कॉस्ट ओवररन्स हो सकता है। जो सिविल इंजीनियर है, या सॉरी सिविल नहीं चीफ होगा, चीफ इंजीनियर जो है वो काफ़ी इंटरफेरेंस वगैरह कर सकता है, डिलेज भी हो सकता है प्रोजेक्ट में। उसका चौथा ऑप्शन है कि आप इस इशू को इस तरह से हाईलाइट करोगे मीडिया वगैरह में, ताकि आपके जो चीफ इंजीनियर हैं उनके भी सुपेरियर्स को पता चल जाए और फिर उसके बाद वो फिर एक्शन ले, तो उनके नोटिस में आ जाएगा ये मेरिट है। अब कुछ भी अगर प्रॉब्लम होगी, अगर वो एक्सीडेंट हो जाता है तो आप पे लायबिलिटी नहीं आएगी फ्यूचर में। डिमेरिट क्या है कि अब ऑर्गेनाइजेशनल डिसिप्लिन और इमेज ऑफ द इंस्टीट्यूशन की अगेंस्ट चला जाएगा। आप इन सबऑर्डिनेशन भी कर सकते हो कि आप सीनियर के पास आप जा रहे हो डायरेक्टली। उसके बाद है कि आप इमीडिएट नेसेसरी स्टेप्स क्या है, जैसे आप सीकिंग एक्सप्लेनेशन फ्रॉम द जूनियर्स, वो आप नहीं ले रहे हो इस पर्टिकुलर केस में। हाईलाइट करने से जो आपका इमीडिएट नेसेसरी एक्शन है वो भी तो लेना होगा, वो आप यहाँ नहीं ले रहे हो। अब पांचवा क्या है, सीकिंग ट्रांसफर। तो इसमें क्या है कि आप एडवर्स एक्शन से बच जाओगे, लेकिन यू आर रनिंग अवे फ्रॉम द रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड दिस इज डेरिलेक्शन ऑफ ड्यूटी। अब यहाँ पे पब्लिक सेफ्टी यहाँ पे भी कॉम्प्रोमाइज होगा, क्योंकि नेक्स्ट बंदा जो आएगा वो सही से काम करेगा कोई जरूरी नहीं है। तो अब आपका अल्टीमेट एक्शन क्या होगा कि हाँ आप लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स, शॉर्ट टर्म बेनिफिट्स के लिए आप लॉन्ग टर्म लॉस नहीं सह सकते हो। आप कुछ प्रॉब्लम्स को इग्नोर करोगे तो अल्टीमेटली वो फ्यूचर में इंक्रीज ही होती जाएगी। तो आपको जो अल्टीमेट जो सोल्यूशन है वो निकालना होगा। तो उसके लिए क्या है, कंप्रिहेंसिव रिपोर्ट दोगे, सबको दोगे, सीनियर्स को दोगे, सारे स्टेक होल्डर्स को दोगे, लेकिन अल्टीमेट सोल्यूशन क्या है कि आप रिटर्न ऑर्डर्स दोगे अपने जूनियर्स को और इवन अपने कॉन्ट्रैक्टर्स को, ताकि नेसेसरी रेक्टिफिकेशंस किया जा सके। क्यों, अब रीजंस क्या होगा ना, रीजंस आप जितनी भी फिलॉसफी पढ़े हो ना वहाँ से आ जाएगा। जैसे यूटिलिटेरियन एथिक्स में क्या होगा, इट विल बी बेनिफिट टू द सोसाइटी, क्योंकि लॉस ऑफ लाइफ को आप अवॉइड कर लोगे। डियोंटोलॉजिकल एथिक्स से कैसे होगा कि आपकी ड्यूटी है पब्लिक लाइफ को बचाना, पब्लिक सर्वेंट की ड्यूटी है, उसके स्पिरिट ऑफ सर्विस या फिर डेडिकेशन टू पब्लिक सर्विस का एक पार्ट है, वो ड्यूटी है। कांट के कैटेगोरिकल इंपरेटिव जब आप सिविल सर्वेंट पे लगाओगे तो उनको अपनी ड्यूटी फॉलो करने के लिए अपने पब्लिक लाइफ को बचाना उनके लिए इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे आप करेज ऑफ कन्विक्शन और डिवोशन टू ड्यूटी भी शो करोगे, तो वैल्यूज़ के एंगल से हो गया। अगर ऐसा नहीं करोगे तो हाँ मॉरल गिल्ट होगा, कॉग्निटिव डिसोनेंस होगा, क्राइसिस ऑफ कॉन्साइंस होगा। ये सब जेनरिक पॉइंट्स है जो आपको कहीं पे भी पेल सकते हो। और उसके अलावा क्या है कि अब एक्सीडेंट्स लाइक दिस अब होते रहता है, जैसे मॉरबी ब्रिज भी टूटा गुजरात में। अब उससे क्या है कि राइट टू लाइफ थ्रेटन हो रहा है, आर्टिकल 21। और इवन जो इंजीनियर्स वगैरह हैं दे विल बी इम्प्लीकेटेड इन सेक्शन 304 ऑफ आईपीसी, दैट इज कल्पेबल होमिसाइड। अब उसके बाद आप यहाँ पे एंड कैसे कर रहे हैं, चाणक्य के कोड से, नन परफॉर्मेंस ऑफ पब्लिक ड्यूटीज ऑल्सो करप्शन, चाणक्य ने कहा था। और इवन इस पर डायरेक्टली 2019 में सेक्शन ए में सवाल पूछ लिया गया था, चाणक्य का एक कोड था। तो अब उसी के एंगल से फिर उसके बाद क्या, इसको मैंने इस कोड से मैंने इंटरप्रेट किया है। तो इस कोड से मैंने फिर फर्दर इंटरप्रेट किया है कि अच्छा जो नन परफॉर्मेंस ऑफ पब्लिक ड्यूटी इज ऑल्सो करप्शन, सो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर नीड्स टू सीक एक्सप्लेनेशन फ्रॉम जूनियर्स एंड ऑर्डर कॉन्ट्रैक्टर फॉर नेसेसरी चेंजेस। अगर ये नहीं कर रहा है दिस इज नन परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी, और नन परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी भी करप्शन होती है एज पर चाणक्यास अर्थशास्त्र। तो यहाँ पे ये 2 केस स्टडी को मैंने डिस्कस किया। इसी तरह अब जो नेक्स्ट जो होगा, ये जो 2013 की पहली 2 केस स्टडी थी, फिर जो 2013 की जो तीसरी और चौथी केस स्टडी होगी वो दूसरे वीडियो में डिस्कस करूँगा। फिर 2013 की जो 5वीं और 6ठी जो केस स्टडी होगी तीसरे वीडियो में डिस्कस करूँगा। इसी तरह करते करते 30 वीडियो में टोटल आपकी 60 केस स्टडीज़ डिस्कस हो जाएगी। तो इसमें आपको एक बेसिक मटेरियल भी प्रिपेयर हो जाएगा। और जनरली क्या होता है कि आप कोचिंग वगैरह में आप देखोगे तो उनके सॉल्यूशंस वगैरह भी अवेलेबल होते हैं, लेकिन आपको वो सॉल्यूशन अवेलेबल होना और एज इट इज़ लिखना कैसे है वो बताना, दोनों में डिफरेंस होता है। तो इस पर्टिकुलर से आपका एक बेसिक मटेरियल भी तैयार हो जाएगा, एक अच्छा डिस्कशन भी हो जाएगा केस स्टडी का, और साथ में आपको मेरा ये PDF मटेरियल आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल भी जाएगा। और अगर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर एथिक्स का देखना है और सॉल्यूशन देखना है तो बेस्ट जो मटेरियल अभी मार्केट में अवेलेबल है, एक है अतुल गर्ग है, अतुल गर्ग का जो सॉल्यूशन है वो भी काफ़ी अच्छा है, और दूसरा शून्य IAS का भी सॉल्यूशन काफ़ी अच्छा है।
और उसके अलावा ये दो काफ़ी अच्छे हैं। और थर्ड नंबर पे मैं बोलूँगा एक मुदित जैन का आता है, पहले उसका आता था 110 प्लस, उसके बाद एक मुदित जैन की एक और बुक आती है, उसका नाम है डिकोड इथिक्स, तो उसमें भी सोल्यूशन है, तो उसको थर्ड नंबर पे रखूँगा। तो उस बुक में डायग्राम्स वगैरह काफ़ी अच्छे आपको मिल जाएंगे, और कोड्स वगैरह और एग्जाम्पल्स वगैरह अतुल घर में काफ़ी अच्छे मिल जाएंगे। शून्य में भी इनफैक्ट जो एग्जाम्पल्स है काफ़ी ज़्यादा दिए हुए हैं, तो वो भी आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो ये सेक्शन ए के लिए भी आप रेफर कर सकते हो, केस स्टडी के लिए भी ये 3 बुक्स बेस्ट बुक्स है मार्केट में जो अवेलेबल है, क्योंकि प्रीवियस केस स्टडी को आप सॉल्व कर लोगे, दिस इज़ द बेस्ट वे ऑफ प्रिपेयरिंग द केस स्टडीज़। तो इस वीडियो को यहाँ पे